आसिम, आसिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम। कहाँ है मोहम्मद कासिम? आवाज नहीं आ रही। कितने स्टूडेंट हो गए? 47 हुए अभी, बाकी कहाँ गायब है? ललित, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? टोटल तो 75 के आसपास होंगे सर, ज्यादा ही। तो अभी तो 50 के आसपास आए हैं, बाकी कहाँ गायब हैं? जी जी सर। जी सर। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम वालेकुम, आ गए आप? चलिए, अच्छी बात है, माशाल्लाह। कितने स्टूडेंट हैं सर इसमें? 50 है लगभग। 50? हाँ, 50। आप तो 70 बता रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं 70? क्लास में 50 75 हैं, एक्चुअल जो रजिस्टर्ड है वो 75 है, 75। अच्छा अच्छा, इन लोगों का वो फीस स्लिप का चक्कर है, उसका क्या करना है? करीमी साहब लग रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को अलाउ करना है जिन्होंने फीस जमा करनी है। हाँ, तो जिन्होंने फीस नहीं जमा की फिर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टेस्ट में, और क्या। कब है इनका आपका टेस्ट? कल है? हाँ, कल है टेस्ट। चलिए। कल इनको टेस्ट में शेफ्ट दे रहे हैं और हाफ पोर्शन बेरिंग का दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये छोड़ दीजिए गियर। गियर, और अभी हाफ पोर्शन बेरिंग का छोड़ देंगे, तो जनरल बेरिंग और गियर फिर अगले टेस्ट में ले लेंगे। हाँ ठीक है सर। ओके सर। हेलो हेलो। जी जी सर। सर। हाँ, सर शुरू करें सर? जी जी, शुरू करिए। ओके। शाह परवेज आए क्लास में क्या? शाह परवेज? जहीर आए क्लास में? जहीर? नकी इकबाल? शर्जील? शुभम बिस्ट? मोहम्मद नबी? इनमें से कोई क्लास में नहीं आ रहा है। आसमा साहब, आप शुरू कर दीजिए। कर रहा हूँ सर। 55 के आसपास हो गए स्टूडेंट जो है, ठीक है। ठीक है सर।
हेलो हेलो। जी सर। हाँ, ये डिजाइन ऑफ स्पर गियर्स पेज नंबर 1। तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ फेलियर लिखे हुए सर ने करा दिए होंगे आपको। हेलो हेलो, आर हाँ यू जी सर, दिख हियरिंग? रहा है सर। हाँ, ये कुछ मोड्स ऑफ फेलियर सर ने कराया होगा थ्योरी में आपके। जैसे पहला फेलियर होता है बेंडिंग फेलियर ऑफ द टूथ और कॉल्ड एज टूथ फ्रैक्चर, और दूसरा सरफेस फेलियर, और सरफेस फेलियर ड्यू टू कॉन्टेक्ट स्ट्रेस। तो उसमें इनिशियल वीआर, नॉर्मल वीआर, स्कोरिंग, सीजरिंग, फिटिंग, दीज ऑल आर कम द सरफेस फेलियर। इसकी डिटेल अगर देखना चाहें थोड़ा थोड़ा आप पैराग्राफ मुबीन साहब की बुक से देख सकते हैं। और ये बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर टूथ। तो gear tooth will be treated just like a cantilever beam. So having tangential load TT here TT will create bending on the tooth. ठीक है, इसको जब ड्राइव करेंगे you will get some equation. Bending stress sigma b equal to 6 PTH upon BT square. हेलो, ये सर ने कराया, मैं जस्ट ब्रीफ समरी दे रहा हूँ आपको। इन सबको ड्राइव करते हुए you will get PT tangential load equal to B. B is the face width, bending stress, T square upon 6H, multiplying and dividing by right hand side by M. M से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, M से यहाँ किया और यहाँ से किया। तो ये टर्म T square upon 6HM is an important term. T square upon 6HM और इस M B सिग्मा B। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये आपकी लेविस फॉर्म फैक्टर कहलाती है। Defining the term T square upon 6HM as a factor Y, and Y equal to T square 6HM is called Lewis form factor. हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ये कराई थी सर ने आपको। यस सर। हाँ, तो Lewis form factor is this T square upon 6HM. H is the height of the tooth. तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ के ऊपर। कैसे? देन इक्वेशन 1 मे बी रिटन एज, यानी इस फैक्टर को फर्स्ट है, इसको यहाँ y लिख दें हम, लेविस फॉर्म फैक्टर। तो एम बी सिग्मा बी वाई, एम बी सिग्मा बी वाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन कॉल्ड एज ए। तो टेंजेंशियल लोड ऑन द टूथ विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। तो अब यहाँ देखिए पीटी इंक्रीजेस, सिग्मा बी इज आल्सो इंक्रीजेस, then tangential force PT reaches a maximum value for which bending stress is also maximum, and the permissible value. Then tangential force is called as beam strength SB. यानी जब ये PT की वैल्यू चेंज होती रहती है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी SB कहलाएगा। SB मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। इस PT की वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती है जैसे जैसे टूथ का कांटेक्ट होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम ये वैल्यू वेरी करेगी। तो मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड लेना है, उस मैक्सिमम लोड पीटी मैक्सिमम को हम एक्स भी कहेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स दैट द टूथ कैन ट्रांसमिट विदाउट बेंडिंग फेलियर इज कॉल्ड एसबी। तो ये इक्वेशन पीटी की जगह एसबी लिख देंगे, एम बी सिग्मा बी वाई एस रहेगा। Now this equation is called Lewis equation. Equation 1 is called Lewis equation. इसको याद कर लो by heart. SB is the maximum tangential load given as M is module. B is your face width. Sigma is the permissible bending stress. Y is Lewis form factor. Okay. B is the face width. M is the module. SB टूथ स्ट्रेंथ ऑफ द गियर टूथ न्यूटन में लेंगे, सिग्मा बी न्यूटन पर एम स्क्वायर और एमपीए में लेंगे, एम मॉड्यूल एमएम में लेंगे, बी फेस विड्थ की वैल्यू 8 एम से 12 एम के बीच में लेते हैं, बी की वैल्यू 8 एम से 12 एम के बीच में। Why? Lewis form factor will depend upon the number of teeth on gear or pinion. तो इसको कैसे? पाई
ये y इक्वल टू पाई स्टैंडर्ड रिलेशन है, कैसे निकालते हैं y? लेविस फॉर्म फैक्टर 0.154 minus 0.912 divided by z. Z is the number of teeth on gear. गियर या पिनियन पर अगर आपको नंबर ऑफ टीथ पता है तो लेविस फॉर्म फैक्टर निकल सकता है। तो लेविस फॉर्म फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टीथ ओनली। बाकी टर्म ये कांस्टेंट है। अब आप पिच लाइन वेलोसिटी कैसे कहेंगे? v इक्वल टू पी डी पाई डी अपॉन एन, पाई डी एन अपॉन 60, पाई डी एन अपॉन 60। आप डायमीटर पिनियन का रखेंगे तो आरपीएम भी पिनियन के रखेंगे, डायमीटर अगर गियर का रखेंगे तो आरपीएम भी गियर के रखेंगे। तो ये इक्वेशन पाई डी एन अपॉन 60 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिनियन, पाई डी पी एन पी अपॉन 60। dp is the pitch circuit diameter of the pinion, np is the rpm of the pinion divided by 60, या pi dg ng upon 60. p is the gear, छोटा गियर हमेशा पिनियन कहलाता है और बड़ा गियर गियर कहलाता है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड में होगी। मीटर पर सेकेंड लाने के लिए जो डायमीटर है इसको मीटर में रखिएगा आप, और डायमीटर पिच सर्किल डायमीटर इक्वल टू मीटर रखेंगे तो पिच सर्किल डायमीटर डीपी हमेशा मॉड्यूल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ। अगर पिनियन का डायमीटर निकालना है तो मॉड्यूल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। गियर का निकालना है तो मॉड्यूल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ और गियर, तो डायमीटर ऑफ गियर निकल जाएगा। गियर रेशियो एनपी अपॉन एनजी, आरपीएम ऑफ पिनियन डिवाइड बाय आरपीएम ऑफ गियर, या नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ये जो रेशियो कहलाता है गियर रेशियो। This is generally greater than 1. NP and NG are the RPM of the pinion and gear. Minimum number of T's for 20 degree pressure angle generally pinion पर 18 रखे जाते हैं, 18 स्टीरियो में पढ़ा होगा, to avoid interference. तो velocity factor CV can be determined. CV equal to 3 upon 3 plus V. V is your pitch line velocity. इक्वेशन पर ये इक्वेशन तो को रखना पड़ेगा 4 4 5 4। टेंजेंशियल लोड पीटी, अगर पावर गिवन है तो टेंजेंशियल लोड कैसे निकालें? तो पी पावर इक्वल टू टी ओमेगा, टॉर्क ओमेगा, और टॉर्क क्या होता है? टेंजेंशियल लोड मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द गियर। तो कैसे पीटी इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय द रेडियस, पावर डिवाइड बाय द एंगुलर स्पीड डिवाइड बाय डी बाई 2। तो उसी फॉर्मूले से ये टेंजेंशियल लोड h अपन 2 पाई एन अपॉन 60 डिवाइडेड डी बाई 2 हो रहा है। ये सब लगा के h अपन v आ गया। पाई डी एन अपॉन 60 क्या है? ये वेलोसिटी है। तो पावर को अगर वेलोसिटी डिवाइड करते हैं तो आपको टेंजेंशियल लोड मिल जाता है। ओके, तो टेंजेंशियल लोड Pt इक्वल टू पावर इन वाट, किलोवाट नहीं वाट, डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, यू विल गेट द टेंजेंशियल लोड। ओके, क्वेश्चन 6। Service load factor CS depends upon the power source and the machine to be driven. एक तो पावर सोर्स क्या है आपका? इलेक्ट्रिक मोटर है या आईसी इंजन है, या किस तरीके से पावर देना चाह रहे हैं? एक पावर सोर्स होगा और उसके बाद जिस मशीन को ड्राइव कर रहे हैं वो होगा। तो ये दोनों किस टाइप की, उसके लिहाज से ये सर्विस लोड फैक्टर CS लिया जाता है। डिपेंड्स अपॉन इट। इफेक्टिव टूथ लोड P इफेक्टिव गिवन एज, तो P क्या है? P टेंजेंशियल मल्टीप्लाई बाय CS अपॉन CV। जो फैक्टर भी निकाले, सर्विस लोड फैक्टर डिवाइड बाय वेलोसिटी फैक्टर, ये CV लिया ना अभी ऊपर, CV था ये 3 अपॉन 3 प्लस V वेलोसिटी फैक्टर। इन दोनों के बेसिस पर आप ये P इफेक्टिव निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बीम स्ट्रेंथ अपॉन इफेक्टिव टूथ लोड, बीम स्ट्रेंथ SB डिवाइड बाय P इफेक्टिव, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी SB अपॉन P इफेक्टिव, और SB इक्वल टू P इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और SB इक्वल टू P इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और P इफेक्टिव क्या होता है? PT इंटू CS अपॉन CV इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। For safe design, SB beam strength load
should be greater than effective load. ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये जो अभी तक ये डिस्कस किया है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन शिगले के स्टाइल में है ये प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम नंबर। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? हेलो, Yes, sir. हाँ कैलकुलेटर। यस सर। हाँ, ये न्यूमेरिकल आपको मैंने शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए, a pair of spur gear is to be designed as per Lewis beam strength. The pinion rotates as 800 rpm and transmits 6 kilowatt to a gear rotating at 200 rpm. तो गियर रेशियो कितना होगा? 800 डिवाइड बाई 200 मीन 4 हो गया। Starting torque of the electric motor supplying power to pinion can be taken as 140%. तो इस एक्चुअली ये क्या है 140%? ये एक्चुअली CS है, सर्विस फैक्टर से निकाल सकते हैं। 140% डिवाइड बाई 140 डिवाइड बाई 100 मीन्स 1.4 सर्विस फैक्टर हो जाएगा। टेकन एज 140% ऑफ द रेटेड टॉर्क। हमेशा पावर वाले फॉर्मूले से जो टॉर्क निकलता है वो टी एवरेज होता है, और एक्चुअली पावर ट्रांसमिट जो होती है वो मैक्सिमम टॉर्क इसलिए ऐसे निकालते हैं। फॉर पिनियन एंड गियर टूल्स अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस में बी टेकन एज 150 एम्पीयर। ओके, तो गिवन पैरामीटर देखिएगा H इक्वल टू 6 किलोवाट। तो यही हमेशा याद रखें, गिवन पैरामीटर जो आपने सिंबल यूज किए फॉर्मूले करने वाले उनको पहले ही आप इस तरीके से फॉर्म दें। H इज योर पावर, 6 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लें तो 6/3 वाट। NP RPM ऑफ पिनियन 800, RPM ऑफ गियर 200। T स्टार्टिंग टॉर्क ये ज्यादा होगा हमेशा, इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ एवरेज टॉर्क। एवरेज टॉर्क और मीन टॉर्क हमेशा रेटेड जो कोई मोटर की रेटिंग है, जब मोटर खरीदने जाओगे तो उसकी पावर कितनी किलोवाट के साथ कितने आरपीएम पे होगी। आरपीएम और हो और आपके पास पावर हो तो पावर इक्वल टू टी ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड और टी इज अ टॉर्क। तो टी उसमें जो टॉर्क इस्तेमाल होता है वो एवरेज टॉर्क होता है। ओके, सिग्मा बी 150 एमपीए, CS 1.4, 1.140% से 1.4 आया सोल्यूशन, फैक्टर ऑफ 52। ओके, हाँ जी, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे देखिए, यूजिंग द रिलेशन ऑफ पावर फॉर पिनियन, हालांकि जितनी पिनियन पावर पिनियन में होगी उतनी ट्रांसमिट गियर होगी। तो पिनियन जब पेयर हो गियर और पिनियन को, तो पिनियन को डिजाइन करते हैं, पिनियन की बीम टूथ में ज्यादा स्ट्रेस अलग होती है एज कम्पेयर टू गियर। ओके, तो H इक्वल टू टी ओमेगा, तो T बराबर 2 पाई NP/60। इससे आपने एवरेज टॉर्क T निकाल लिया और आपको 71.6 न्यूटन mm निकला। न्यूटन मीटर इतना था, न्यूटन mm कन्वर्ट कर लिया, 10³ से मल्टीप्लाई कर लिया। एट पिनियन चेक इट, इस फॉर्म में वैल्यू रख के टॉर्क निकालिए, एवरेज टॉर्क 71.61 आता नहीं आता? Yes, sir. सही। ठीक है ललित, ओके Yes, sir. Yes, sir. सही है। ओके। इसके बाद टेंजेंशियल लोड निकाले PT, T/dp/2। टॉर्क पता है, टॉर्क कैसे होता है? टेंजेंशियल लोड बाय द रेडियस ऑफ द पिनियन। रेडियस का मतलब dp/2, तो 2T/ और dp क्या होता है? डायमीटर किसी भी गियर का हो तो मॉड्यूल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टीज, और नंबर ऑफ टीज आप एज्यूम कर लें, यहाँ अलग एज्यूम करना होगा, 18 कर लीजिए आप। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन यू कैन एज्यूम इट, या तो गिवन होंगे, नहीं तो आप 18 कर लें मिनिमम।
एज्यूमिंग जेड पी इक्वल टू 18 करने के बाद पीटी निकालो कितना आया इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल एम। एम इज अननोन है, एम की टर्म में बताइए कितना आया न्यूटन, चेक करके बताओ। 7956.66. ठीक है, Yes, sir. चलो ओके। टेंजेंशियल लोड आ गया। अब इफेक्टिव लोड, पहले पिच लाइन वेलोसिटी निकालो, वी को पाई डी पी एन पी अपॉन 60, तो डी पी एम एम में है क्योंकि मॉड्यूल आपको पता नहीं है, तो पाई डीपी के मॉड्यूल टाइम्स नंबर ऑफ टीज इन पिनियन इनटू एनपी डिवाइड बाय 16,000। क्यों हमें ये मीटर पर सेकंड में चाहिए वेलोसिटी, तो मॉड्यूल एमएम में रखा है, ठीक है, एमएम को 1000 डिवाइड कर लिया इसलिए ये मीटर पर सेकंड में है। करो सर, मॉड्यूल टाइम में क्या आएगा जरा देखो कैलकुलेट करके, कितना आएगा 0.754 एम मीटर पर सेकंड। चेक इट, वी को चेक करो, ठीक है, 0.753 है। 0.7533 के आगे देखो क्या है, एक डिजिट 398. Yes, sir. ठीक, ठीक है, 39 मीन स्कोर कर दिया मैंने। वेलोसिटी आ गई, पिछला वेलोसिटी। अब आप वेलोसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, सीवी, सीवी को 3 डिवाइड बाय 3 प्लस वी, ओके, इन टर्म्स ऑफ वी निकले, कोई बात नहीं, 3/3 प्लस वी, 3/3 प्लस 0.754 ऐसे छोड़ दो इधर सीवी। अब सर्विस फैक्टर सी एस 140% मीन 140 डिवाइड बाई 100 1.4 आ गया। अब इफेक्टिव टूथ लोड क्या होता है, पीटी आप निकाल चुके हैं इंटू सी एस अपॉन सी वी। सी एस अपॉन सी वी ये फॉर्मूला पहले लिखा है मैंने, ये याद कर लीजिए। तो पीटी इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, अभी आपने निकाला है, पीटी निकाला है ना, ऊपर देखो कहाँ है ये 7956.7 डिवाइड बाई एम, पीटी आ गया। इंटू सी एस 1.4 और सी वी नीचे, तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस ये है, तो 3 डिवाइडेड वाला मैंने ऊपर ले गया हूँ, 3 प्लस 0.754 एम, ये सीवी की वैल्यू है। ओके, इन सबको जरा मैनिपुलेट करो और देखिए पी इफेक्टिव क्या ये वैल्यू आती है, चेक इट, टेल मी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल को एज इट इज रहने दो और देखिए क्या आता है। हेलो अरुण इज हियर, अरुण, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. I'm here. ये कर रहे हो आप? Yes, sir. अरुण, तौकीर, Yes, sir. ठीक है सर, आ रहे हैं सर, इतना ही है। लड़की का क्या नाम है? आयशा, नाम याद नहीं यार तुम लोगों का, 2-4 लोगों के नाम याद है जिनको मैं कॉल कर सकता हूँ। देखो कितना आया ये, तो मैंने राइट का निशान लगा रखा है, क्या इतना सही है या कुछ गड़बड़ है इसमें? ठीक है सर, ओके है। ललित कंफर्म करो भाई। हाँ सर ठीक है सर। अच्छा, यस सर ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ एम यहाँ भी और ऊपर भी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे। अब आप बीम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला यूज कीजिए, एस बी इक्वल टू एम बी वाई सिग्मा बी, ओके, टेकिंग फेस फिट्स बी को हम 12 एम ले लो, 8 एम 12 एम कुछ भी ले सकते हो, 12 एम ले लिया मैंने। एंड लेविस फॉर्म फैक्टर y इक्वल टू पाई
0.154 माइनस 0.912 डिवाइड बाय जेड पी आपने 18 एज्यूम किया है, डिवाइड इंटरफेरेंस। इन सब का निकालो, लॉविस फॉर्म फैक्टर वाई कितना आया। So yes, sir. 0.3246. ठीक है, अरुण चेक करो, अरुण हॉकी। Yes, sir. सही यार। Yes, sir. सही है। चलिए ठीक है, देन एस बी इक्वल टू सब में रख दिए वैल्यू, वाई निकल आया आपके पास, एम को एम रख दिए, 12 एम ले लीजिए, 0.3246, ये वाई वैल्यू इंटू 150 सिग्मा बी रखिए ना परमिसिव बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये आके एस बी इक्वल टू क्या इतना आता है इक्वेशन और वन में देखिए, Yes, sir. 584.41. कोई बात नहीं, एम स्क्वायर है, Yes. एम स्क्वायर, एक एम ये है, एक एम ये, दोनों एम स्क्वायर आ जाएगा ना, एक एम ये है। अब बट बीम स्ट्रेंथ में आल्सो बी रिलेटेड एस बी इक्वल टू पी इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला है। तो पी इफेक्टिव पता है आपको, ये 3713.1 डिवाइड बाई एम, पी प्लस 0.754 एम इंटू ये Z2 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, सबको कैलकुलेट करो, ये दो से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7426.25 डिवाइड बाई एम, 3 प्लस 0.754 एम, इक्वेशन 2। देखो सही है। अब एक एस बी को इक्वेशन नंबर 1 में दे रखिए, एक इक्वेशन एस बी 1 में दे रखिए, एक 2 में दे रखिए, तो दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो 584.28 एम स्क्वायर प्लस राइट हैंड साइड में ये वाला सारा टर्म ये रख दीजिए। इस एम को इधर ले आओ, एम क्यू हो जाएगा, एम क्यू इक्वल टू इस 584 को इधर ले आए, तो 38.13 प्लस 9.5846 एम है ऑलरेडी, और ये इधर से डिवाइड किया तो कुछ देखो ये आ बनती है, कुछ जो मैंने रेड कलर से सर्किल की है, एम क्यूब इक्वल टू दिस, हेलो हेलो जी सर। बताइए, इक्वेशन देखिए आती है नहीं आती है ऐसे, एम क्यूब इक्वल टू 38.13 प्लस 9.5846 एम, और इन सबको क्यूब इक्वेशन बनाए थे एम क्यूब, और ये सारे माइनस के माइनस 9.5846 एम एंड माइनस 38.13 इक्वल टू 0, क्यूब इक्वेशन बन गई है, चेक इट। और इस क्यूबिक इक्वेशन के आपके क्या नाम, मोबाइल में
कुछ होगा जो डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन का आंसर निकल जाता है। जानते हो आप रन करना उसे? क्यूबिक इक्वेशन कैसे रूट निकालेंगे? 3 रूट निकलेंगे एम के। एक पॉजिटिव आ रहा है सर, 2 माइनस में आ रहा है सर, एक आ रहा है 4.29। गुड, जो पॉजिटिव वैल्यू वही आंसर होगा, नेगेटिव क्वांटिटी तो Yes, नहीं sir. सकती। नहीं सर, 4.29 सर। देखो मैंने कितना दिया आंसर। Above cubic equation have 3 roots. Taking higher positive value of the roots of m, we get m equal to 4.226। हमारा कितना आ रहा है? 4.29 सर। कोई वैसे ही बात, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप 4.29 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अगर आप मॉड्यूल की स्टैंडर्ड मॉड्यूल की टेबल या चार्ट देखेंगे तो 4 है, 4.5 है, 5 है, ऐसे। तो हम नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है मॉड्यूल की वो सिलेक्ट करेंगे। Therefore, choosing the next higher standard value of m equal to 4.5. This will be your answer. समझ रहे ना? तो इस कंडीशन के लिए 4.5 mm is your module. जो निकालना था, ये जब मॉड्यूल निकल जाएगा तो बाकी सब डायमेंशन निकल जाएंगी। जब मॉड्यूल निकल गया तो पिनियन डायमीटर क्या हो गया? dp इक्वल टू m ZP 18 है तो 18 मल्टीप्लाई 4.5 81 mm। गियर का डायमीटर क्या हो गया भाई? गियर का डायमीटर पिनियन के डायमीटर 4 गुना ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 800/4 है ना, और 200 है। तो DG इक्वल टू m ZP गियर रेशियो मल्टीप्लाई बाय गियर रेशियो, तो 18 into 4.5, देखो ये सब कुछ चेक करके ही आएगा 324 mm। देखो, इज इट ओके? 324 mm आता है गियर का डायमीटर। पिनियन की डायमीटर 4 गुना ज्यादा होगा। हाँ सर, वो 81 into 4 324 है। ठीक है, दोनों डायमीटर निकल गए। सेंटर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, dp प्लस dg डिवाइड बाई 2, 202। फेस विड्थ 12 mm लिया है, 54 mm। बस इतना करके छोड़ दिया, आपका गियर का पेयर डिजाइन हो गया। गियर पेयर में डायमीटर चाहिए, नंबर ऑफ टीथ चाहिए, सेंटर डिस्टेंस चाहिए और फेस विड्थ चाहिए। ओके, हाँ जी, यस सर। यस सर। तो ये न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ लेविस फैक्टर। लेविस इक्वेशन के बेसिस पर इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। हेलो शोएब साहब, शोएब साहब, शोएब साहब, शोएब साहब देखिए हैं ललित। हाँ जी सर, हाँ जी सर। साहब हैं, शोएब साहब तशरीफ से। अब दिख तो रहे हैं सर, हैं ऑनलाइन अभी तो। अच्छा, तो ये न्यूमेरिकल तो हो गया समझ में। ये इससे पहले जो थ्योरी है मैंने आपको दे दी है, हालांकि सर ने लिखवाया होगा लेकिन मैंने अपनी दे दिया है आपको, जिस न्यूमेरिकल में जिस तरीके से यूज हुई है। ऐसे कराई थी सर ने। हाँ जी सर। तो एक तो हुआ ये स्टाइल, दूसरा होता है एग्मा। एग्मा अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बेसिस पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। उसमें ये लेविस इक्वेशन यूज नहीं होती। बेस तो यही है, लेविस इक्वेशन ही बेस है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया। ओके, वो मेरी दूसरा जो नेक्स्ट है ना एग्मा। एग्मा लिमिट स्टैंड का जो आपको दिया है, जिसमें चार्ट एंड टेबल इस्तेमाल होंगी। ओके, करें उसको डिस्कस या 5 मिनट रेस्ट करोगे? हेलो, हाँ बोलो, बोलिए। हेलो, डिस्कस कर लीजिए सर। है
बोलो बेटा, जोर से बोलो ना, क्या चाहते हो? सर अभी कर लीजिए। अभी 5 मिनट तो रुक जाए यार, 5 मिनट मुझे तो थोड़ा सांस लेने दो है। बस 5 मिनट सांस ले। ये इतना आया समझ बात, इस टाइप से कर लेंगे आपने मेरे का। इस लाइन में ये मुझे दूसरी खोलनी पड़ेगी इसमें। ओके, ये वाला, इसको जरा देखो, पढ़ो, तुम्हारे पास होगा ये, तुम्हारे लैपटॉप में होगी, सारी टर्म को पढ़ के देखो जल्दी से। आई एम जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूं। ये शेख साहब, शेख साहब, हेलो शेख साहब, सर ये एग्मा वाला मटेरियल आपने शेयर किया था सर? दिख नहीं रहा। नहीं किया, नहीं किया नहीं सर, ये तो नहीं दिख रहा है। है, ये तो नहीं नहीं दिख रहा था सर एग्मा वाला। या किसी और नाम से होगा। कल जो प्रेजेंट दिए थे वो नहीं है। नहीं सर, वो तो मैकेनिकल चार्ट्स एंड टेबल फॉर गियर्स, एक तो डिजाइन ऑफ गियर दिए हैं, अलाउेबल स्ट्रेस। एग्मा वाला नहीं दिया। एग्मा वाला तो नहीं दिख रहा सर कहीं। एक वाला नहीं दिए। तो अभी 2 मिनट सर वो रुको ऐसा जरा। हुआ है, एक दोनों में सर एक ही मटेरियल अपलोड हो गया है सर वो। हाँ, पर गियर वाला डबल हुआ है सर। इस पर नहीं, उसमें मशीन डालने से ये हो गया। गियर डिजाइन डबल हुआ था। चलो चलो रुक जाओ 1 मिनट, अभी मुझे बंद करना पड़ेगा फिर है, हाँ जी तभी सर। मैं अपलोड कर पाऊंगा। हाँ जी। 5 मिनट भी करता हूँ, रुको। लड्डू जी उसी के नीचे है, उसी पीडीएफ में। गियर डिजाइन में जी जी उसी के नीचे है, न्यूमेरिकल के नीचे। पेज का। हाँ, ये नंबर 8 पे है। ठीक, सर को बोलें क्या? बोल दीजिए। सर हैं ग्रुप में? सर तो चले गए। थर्ड ईयर की है क्या मेरे पास?
मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद। उसने कहा भाई जरा माल यहाँ रखो, ठोकर मार के पूछा क्या है, उसने कहा है नहीं था, है नहीं था, अब नहीं। तो ठोकर मारने से पहले देख लिया कर। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर इस्लाम में दौलत कमाने पर पाबंदी होती तो हम कहते हजरत उस्मान गनी है नहीं थे, इस्लाम लाते ही क्या हो गए, गरीब हो गए, क्योंकि इस्लाम ने मना किया पैसा कमाने से। ऐसा कहीं भी नहीं है। ये चीज है जिसमें लोग फर्क नहीं करते। कुछ लोग दीन से दूर भागते हैं कि यार अगर दीन की तरफ आए तो दीन तो पैसा रखने से मना करेगा, हमें पैसा कमाने से मना करेगा, ये तो टेंशन है, हम तो पीछे रह जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया मन कानती दुनिया हम्महू, ये नहीं फरमाया जिसने दुनिया रखी, फरमाया ना जिसने दुनिया या पैसा कमाने को हदफ बना लिया। किस चीज को हदफ बनाया? पैसा कमाने। पैसा किसी और चीज का जरिया है, खुद मकसद का जरिया तो है, खुद मकसद नहीं है। हमारे यहाँ दारुल उलूम कुरंगी में एक तालिब इल्म, उसके मसारिफ मदरसे के जिम्मे थे। सुबह नाश्ता भी मदरसे की तरफ से, दोपहर खाना भी, रात का खाना भी, कमरा उसको वीआईपी मिला हुआ, सोने के लिए सारी सहूलतें। तो हमारे हजरत के पास आया कि मुझे मंथली स्कॉलरशिप चाहिए। तो हजरत ने उसे फरमाया कि जब तुम्हें नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर खाना भी मिल रहा है, रात का खाना भी अच्छा मिल रहा है जैसा तुम चाहते हो, सोने की अच्छी जगह भी मिली हुई है, तो ये सारी सहूलतें तुम रद्द करके पैसे ही को फोकस क्यों कर रहे हो? तो उसने जवाब में कहा पैसा खुद मकसूद है, पैसा खुद मकसूद। तो ये सोच आज मुसलमान की बन चुकी है कि पैसा जिन चीजों का मकसद है ना, वो हदफ नहीं है, बल्कि पैसा खुद मकसूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानती दुनिया हम्महू, जिसने दुनिया को हम बना लिया, फिक्र बना लिया, हदफ बना लिया कि यही मकसद है, तो अल्लाह उसे दो सजाएं देते हैं दुनिया में जो आज मिल रही हैं। फरमाया पहली सजा ये कि जितनी भी दौलत इसके पास आ जाए, जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, अल्लाह फकर उसकी निगाहों के सामने कर देंगे। क्या अजीब बलागत है हदीस में। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह उसको फकीर बना देंगे। बहुत से लोग पैसे को हदफ बनाते हैं और पैसा हासिल कर लेते हैं, मालदार बन भी जाते हैं वो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजा ये मिलेगी जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, अल्लाह उसकी आंखों के सामने रख देंगे फकरो फाका। जैसे एक शख्स जिंदा हो, फांसी का टकरा हो, तो उसकी क्या कैफियत होगी? उसकी हालत तो मुर्दे से ज्यादा सख्त होगी। है जिंदा मगर फांसी का फंदा उसके सामने लटका हुआ है कि तुझे कभी भी लटकाया जा सकता है। तो जो जिंदा हो, सेहतमंद हो, बेहतरीन सेहत रखी हुई हो, उसने उसके सामने फांसी का फंदा हो, क्या हो गया भाई? आवाज जाएगी नहीं ना वहां तक। तो जो आदमी जिंदा हो, सेहतमंद हो, लेकिन उसके सामने फांसी का फंदा लटका हुआ हो और उसे ये खतरा हो कि किसी भी वक्त इसे यहां लटकाया जा सकता है, आप बताओ वो अपनी सेहत और अपनी हयात और अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होगा? भाई एक आदमी ने डोले बना लिए, सेहत बना ली, जिम, जॉगिंग और बड़ी अच्छी खुराक और कोरोना के टेस्ट भी सारे क्लियर, वैक्सीन भी सारे कंप्लीट, कोर्स मोर फिट फाट, कोई छींके भी नहीं आ रही उसको। चलो मैं शेयर करूंगा। लोग उसकी हयात और जिंदगी पे रश कर रहे हैं, यार जबरदस्त सेहत है भाई, क्या हैंडसम, स्मार्ट। ओके सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर। ये हो रहा है शेयर आपको? यस सर। चलिए
ओके यस, तो एग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, अभी आपने बेंडिंग फॉर्मूले से आपने लेविस फॉर्म इक्वेशन ड्राइव की थी, तो लेविस इक्वेशन इज नो लॉन्गर यूज्ड in its original form, but it serves as a basis for a more modern version as defined by the AGMA. AGMA ने इसी को बेस मान के इसमें कुछ फैक्टर इंट्रोड्यूस और कर दिए हैं. The principle of Lewis equation are still valid, but it has been augmented with additional factors to account for failure mechanism. The Lewis form factor y has been supplanted by a new factor called geometry factor j. y की जगह हम j लेंगे, geometry factor j. तो AGMA bending equation is given as, ये है भाई, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा b इक्वल टू WT टेंजेंशियल लोड, वहाँ PT लिया है या WT लिया है, एक ही बात है. KA, KM, KS, KB, KI डिवाइड बाई FMJKV. अब इन सारे फैक्टर को यहाँ डिवाइड किया है. PT, WT is a PT means tangential load. F is your phase shift is represented by B. Other factors are J geometry factor, जो हम फिगर 3 जो मैंने चार्ट एंड टेबल सप्लाई की है उसमें फिगर 3 है आपके पास, जरा खोल के देखो. हेलो, है आपके पास? यस सर. तो फिगर 3 में हाँ जी सर. फैक्टर होगा, वो कैसे देखेंगे वो बता देंगे बाद में. तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर. दूसरा है KA, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पावर सोर्स एंड ड्रिवन मशीन. पावर सोर्स कैसा है और ड्रिवन मशीन क्या है, इनके ऊपर ये सर्विस फैक्टर और एप्लीकेशन फैक्टर. तो वहाँ आपने सर्विस फैक्टर लिया था, ये एप्लीकेशन फैक्टर. K या KCS एक ही है. ये कहाँ से लेंगे, टेबल 5 से. लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KM फिगर 4 डिपेंड्स अपॉन द F/D फेस विड्थ डिवाइड बाय diameter of the pinion ratio and depend upon F/D ratio and face width. कहाँ से लेंगे, कोई होगा फिगर 4 है वहां से मिल जाएगा. साइज फैक्टर KS टेबल 6 डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूल क्या उसके लिहाज से ले लें. नंबर 5 फैक्टर रिम थिकनेस फैक्टर KB फिगर 5. रिम थिकनेस फैक्टर का मतलब ये है कि जो गियर का साइज अगर मॉडरेट है तो सॉलिड ब्लैंक स्टील की प्लेट में टीस काट देते हैं, लेकिन अगर गियर का साइज बहुत बड़ा है तो थ्रॉट थिकनेस सेम रखना अक्लमंदी नहीं है. तो करते क्या है, अब होगा और एक रिम होगा, इन दोनों को बीच में वेब से जोड़ देंगे, स्पोक से जोड़ देंगे और रिम के ऊपर टीस काट देंगे. तो इस वक्त अगर रिम के ऊपर टीस कटे हुए हैं तब रिम थिकनेस फैक्टर काउंट होगा. अगर सॉलिड ब्लैंक प्लेट के ऊपर आपके टीथ कटे हुए हैं तो फिर ये फैक्टर KM विल बी 1. तो स्मॉलर गियर्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड स्टील प्लेट एंड टीथ आर कट ऑन पेरिफेरी, देन फॉर विच KB इक्वल टू 1. व्हेन गियर्स आर लार्ज देन रिम थिकनेस फैक्टर इज कंसिडर्ड एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिगर 5. ओके, किस कंडीशन में यूज होगा. देन आइडलर फैक्टर KB KI. देखिए आइडलर का मतलब क्या है कि दो गियर के बीच में स्पेस फिल करने के लिए है एक आइडलर डाल देते हैं. अब आपने देखा होगा आइडलर जैसे आपका एक पिनियन है एक गियर है, इन दोनों के बीच में एक आइडलर डाल दिया. तो जब हर रोटेशन में पिनियन हो तो उसका टूथ एक बार इंगेजमेंट आएगा, गियर है उसका टूथ भी एक बार इंगेजमेंट में आएगा. लेकिन अगर आपका आइडलर है कोई तो एक तरफ से वो कांटेक्ट में होगा पिनियन से और जब घूम के आएगा दोबारा कांटेक्ट में होगा वो गियर से. तो हर टूथ दो बार लोड होगा, एक बार वो
when any power is received from the pinion, and then after rotation when it will touch come in the contact of gear, again लोड होगा। और याद रखिएगा ऑपोजिट लोडिंग होगी। अगर मान लीजिए पिनियन ने इस आइडलर के टीथ के ऊपर फोर्स डाला और उससे वो रोटेट हुआ, और उसके बाद में वही टीथ जब कांटेक्ट में आया गियर के, वही फोर्स उसने ऊपर को ट्रांसफर किया। तो एक बार अगर उसमें नीचे को फोर्स लगेगा, दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यानी बेंडिंग स्ट्रेस भी एक बार नीचे, दूसरी बार दूसरी तरफ में लगेगी। इसका मतलब कि अगर आइडलर कोई लगा हुआ है तो उसमें ये आइडलर फैक्टर लिया जाता है, एंड दैट इज वैल्यू के 1.44। अदरवाइज आइडलर नहीं है, पिनियन या गियर है, तो क्या इक्वल टू 1। ओके, अगर कोई गियर आइडलर की तरह काम करता है, क्योंकि हर रोटेशन में, हर साइकिल में आइडलर का टी 2 बार लोडिंग होती है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए उस वक्त ये फैक्टर आइडलर फैक्टर 1.44 लेंगे। नहीं, सिर्फ 2 गियर सेट है, हर रिवॉल्यूशन में 1 बार लोडिंग होती है, तो उस वक्त किया इक्वल टू 1। देन डायनेमिक फैक्टर KV, दैट विल बी टेकन एट 6। वेलोसिटी को डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द पिच लाइन वेलोसिटी एंड क्वालिटी फैक्टर QV, और QV उसकी सरफेस रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी नंबर QV see from table on page 3 and depends upon pitch line velocity। उसके बाद now bending stress number of the pinion or gear may be calculated as sigma T for pinion, P for pinion equal to sigma B for pinion, जो ऊपर वाले फॉर्मूले से आएगी, KR upon KL। ये फैक्टर्स हैं, factor of safety, equation B। From equation B, the allowable bending stress number can be determined, and then material with heat treatment is selected। Reliability factor KR टेबल 8 से देखेंगे, लोड साइकिल फैक्टर KL फ्रॉम टेबल 7 से देखेंगे, एंड लोड साइकिल फैक्टर KL टेबल 7, and initial estimate or selection of module use figure 8। क्योंकि इसमें हमको मॉड्यूल इनिशियली स्टेज में सेलेक्ट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। आप एज्यूम क्या लें, 2M लें, 4 लें, 8 लें, 10 लें, कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। उसके लिए फिगर 8 से RPM कितने हैं पिनियन के और पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, तो फिगर 8 की मदद से अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल का एस्टिमेशन कर सकते। उसके बाद ये बाकी फाइल यूज होंगे। ओके, दूसरा एग्मा सरफेस स्ट्रेस फॉर्मूला, इसमें भी सिमिलर फॉर्मूला है, CP WT CA। ओके, मेरे ख्याल में अब हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो, यस सर। जी सर। इतना पढ़ लीजिए और बाकी एग्मा स्ट्रेस सरफेस स्ट्रेस फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले टर्न पे हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे इसका। ओके, उसमें चार्ट एंड टेबल जो दी गई हैं उनका इस्तेमाल होगा। ओके, है ना, ये यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट है इंशाल्लाह। इसको बस फॉर्मूले को देख लिए, कॉन्टेक्ट स्ट्रेस वाला तो सिमिलर है कुछ इस फैक्टर। यहाँ के है, इसमें जब कॉन्टेक्ट स्ट्रेस वाला फॉर्मूला सिग्मा C यूज करेंगे तो के की जगह CA हो जाएगा, KM की वजह CM हो जाएगा, KS की जगह CS हो जाएगा, BDI CV। ओके, I इज अ ज्योमेट्री फैक्टर, वहाँ J है या I से हो जाएगा। ये फिगर 7 से देंगे। ओके, तो इंशाल्लाह फिर अगले टर्न पे डिस्कस करें। आज के लिए मेरे ख्याल में बहुत है ये। बोलो। ठीक है सर। यस सर, काफी है ना आज के लिए। इसमें आप जो कराया है, एक न्यूमेरिकल करा दिया है, दूसरा ये एक बार ये फॉर्मूले किस लिहाज से ये करा दिए हैं, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल कैसे टैकल करते हैं इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस ऑन लेटर अगली क्लास। ओके, चलिए अब आप मेरी तरफ से छुट्टी।
ठीक है, अच्छा, अस्सलाम ठीक है वालेकुम। सर, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस ले लो अल्लाह भाई। हाफिज सर। अल्लाह। चलिए, मशीनरी डायनेमिक्स का आपको पता है 2 यूनिट, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 में से टेस्ट आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल ओके। हाँ, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों सब मिला के जो कुछ भी। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। रोल नंबर पहले डाल दूं सर, थोड़ी देर रुक जाइए सर। रोल नंबर डाल दीजिए सर, रोल नंबर डाल दीजिए सर। डाल लो। मैं से शेख साहब से बात करता हूँ। शेख साहब, आर यू हियर? चलेगी क्या? जी सर, मैंने क्लास फिनिश कर दिया है सर। एक न्यूमेरिकल करा दिया है, एग्मा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखवा दिया है, उसको डिस्कस कर लिया। अगली फ्रेंड पे एक न्यूमेरिकल और करा दूंगा। ठीक है सर, चर्चा रुकिएगा, रुका हुआ हूँ। ललित अटेंडेंस ले लो आप। जी हाँ सर, ले लिया सर चैट बॉक्स। अटेंडेंस ले लो चैट बॉक्स में, कंप्लीट कर लो। ठीक है, ठीक ले है। लिया सर। जी सर। जी सर, साहब, हेलो। हाँ सोमा साहब जी। जी सर। जी बताइए। मेरे लिए क्या इजाजत है? बस ठीक है, अब कल तो इन लोगों का टेस्ट है, फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्लासेस का। मंडे से। कब तक है इनके टेस्ट सर? टेस्ट कब तक होंगे? लास्ट टेस्ट कब है इनका? ललित लास्ट टेस्ट कब है? 14 को सर। 14 को कौन सा दिन है? ट्यूसडे। यार, ट्यूसडे को भी टेस्ट है। मंगलवार। एक टेस्ट निकालो गवार। 14 को तो ठीक है। मंगल अगली क्लास फिर 15 को हम लोग लेते हैं सोमा साहब। 15 को वेडनेसडे पड़ेगा। चलो, तो मैं भी ले लूंगा उस दिन। मशीनरी डायनेमिक्स की भी लूंगा सर। मैं ले करा दूंगा सर। आप ठीक है 15 में एंगेज करते हैं इन लोगों को फिर। हाँ, इनसे देख लेना, अगर खाली हो पीरियड तो हम ले लेंगे। फिर 7:30 से ले लें, कुछ मैं अपना करा दूंगा, कुछ ये न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छी बात। चलो ओके सर। कैन आई लीव नाउ? आप लीव कर दूं अब? जी आप लीव कर दीजिए। ललित। यस सर। उनमें से कोई स्टूडेंट आया था क्या जिनके नाम लिए थे हमने से जो नाम लिखे, जो नाम बोले थे, उसमें से कोई आया था क्लास में क्या? एक मिनट सर, रमोल तो नहीं है।
नहीं आया? नहीं सर, दिख नहीं रहे सर उसमें से कोई। ठीक है, तो हम फिर कल टेस्ट लेंगे आप लोगों का, और टेस्ट कर लेंगे, डायरेक्ट आपका पेपर आ जाएगा सर 7:15 पे। सर 7:15 पे आपको वही जीमेल पे वो आपका गूगल क्लास पे पेपर आएगा। ठीक सर, कोई मीट में तो नहीं रहेंगे ना सर? मीट तक तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मीट पे कुछ नहीं होगा, बस गूगल क्लास, खाली गूगल क्लास पे पेपर आएगा, मीट पे कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक सर, पेपर आएगा और उसको कर देंगे सर साथ में। कितने का टाइम मिलेगा? बस वही जितना टाइम उन्होंने करीमी साहब ने लिखा है क्लास में उतना ही टाइम मिलेगा, बाकी 10 मिनट हम दे देंगे उसके लिए आपको अपलोड करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।